हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। आज की फिल्म द वंडर। दोस्तों, आज की कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो कि फास्टिंग गर्ल पर आधारित है। फिल्म ख़त्म होने के बाद मैं बताऊंगा कि इतिहास के नज़रिए से ये कहानी कितनी सच्ची है। कहानी आज से करीब 170 साल पहले शुरू हुई, साल 1862। ग्रेट फैमिन के बाद आयरलैंड अब पूरी तरह से तबाह हो चुका था। मैं बता दूं कि ग्रेट फैमिन, जिसे आयरिश पोटैटो फैमिन भी कहा जाता है, 1845 से 1852 का वो दौर जब आयरलैंड में एक बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें भूख और बीमारी से तड़प तड़प कर 10 लाख लोगों की जान चली गई। 1845 से 1855 तक करीब 22 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। साल 1862 अकाल ख़त्म हुए 10 साल बीत गए, पर अभी भी अकाल का असर साफ दिखाई देता है। आयरिश इस तबाही के लिए इंग्लैंड को जिम्मेदार मानते हैं। हम शिप में एक इंग्लिश नर्स को देखते हैं जो इंग्लैंड से आयरलैंड के सफ़र पर है। एक काम का ऑफ़र आया था, पैसे अच्छे थे, इसलिए हाँ कर दी, पर अभी साफ जानकारी नहीं कि काम क्या है। बस इतना पता है कि उसे एक लड़की की देखभाल करनी है। सफ़र में वो अकेली है, साथ कोई नहीं। और लोग थे शिप में, पर सभी अनजान थे। आखिरकार वो एक लंबा सफ़र तय करके आयरलैंड उतर गई। अब उसे ट्रेन से उस जगह तक पहुंचना था। रात तेज़ बारिश हुई, पूरी तरह से भीग गई। वो जिस जगह पहुंची वो एक शराब खाना था, पर वो शख्स लिब को पहचान गया। हो ना हो तुम वही इंग्लिश नर्स हो जिसे देखभाल के लिए बुलाया गया है। यहाँ लिब को पता चला कि सिर्फ उसे ही यहाँ नहीं बुलाया, उन्होंने एक नन को भी देख रेख के लिए बुलाया है। उसके सामान को ऊपर रखवाया गया, वो यहीं रुकेगी। यहाँ उसे एक लड़की की देखभाल के लिए बुलाया गया है, एना डॉनेल, पर वो कल उसके पास जाएगी। सुबह वो नाश्ते पर आई, पर पहले उसे जाकर उस विलेज की कमेटी से मिलना होगा। उसके बाद वो एना के घर जाएगी। यहाँ नन और लिब उस कमेटी के सामने खड़े थे। सामने 4 लोग बैठे थे जिन्होंने यहाँ इन्हें बुलाया है। यहाँ पता चला कि उन्हें जिस लड़की की देखभाल के लिए भेजा जा रहा है, उसने 4 महीने से कुछ खाया नहीं। उसका ज़िंदा रहना किसी चमत्कार से कम नहीं, पर उस लड़की पर निगरानी रखनी होगी। क्या वो लड़की सच्ची है या वो छिपकर कुछ खाती है? नन और लिब दोनों डे नाइट शिफ्ट पर काम करेंगे। लिब को लगा शायद वो लड़की बीमार है, पर यह कोई बात नहीं हुई कि उसने कुछ खाया नहीं। लिब ने कहा, मुझे इंग्लैंड लौट जाना होगा, मैं ये नहीं कर सकती। वहाँ एक डॉक्टर भी है जो इस कमेटी का मेंबर था। लिब ने बताया उस लड़की को ज़बरदस्ती खिलाया जा सकता है, पर कमेटी ने मना कर दिया। उस लड़की के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बस इस बात का पता लगाना है कि क्या वो सच में कुछ नहीं खाती। उन्हें बस यही जानना है कि वो लड़की बिना कुछ खाए कैसे जी रही है। लिब को भी लगने लगा 4 महीने बिना खाए पिए रहना नामुमकिन है। हर रोज़ एना के घर काफ़ी पत्रकार और आस पड़ोस के लोग आते उसे देखने, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर उसे एना के घर ले गया। दरवाज़ा उसकी आंट ने खोला, किटी डॉनेल। उस घर पर बस एना के माता पिता और एक आंट थी। एना ने उसकी माँ से पूछताछ कर सब डायरी में नोट कर रही थी कि उसने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। इसमें कितनी सच्चाई है? लिब का मानना था कि उसकी देखभाल हॉस्पिटल में अच्छे से हो पाएगी, पर उसकी माँ ने उसे कहीं ले जाने से मना कर दिया। घर पर कुछ लोग अक्सर आया करते जो कुछ न कुछ दान कर जाते। लोगों को लगने लगा था कि एना किसी चमत्कार से कम नहीं, जिसे खुद भगवान ने चुना हो। अब डॉक्टर वहाँ से जाने लगा। अब लिब को उस तक हर रिपोर्ट पहुँचानी होगी। लिब एना से मिलने गई। एना एक 11 साल की लड़की है और बच्चों की तरह वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उसे देखकर लगता नहीं कि उसने 4 महीनों से कुछ खाया नहीं, पर किसे पता, शायद वो झूठ बोल रही हो। इसी बात का ध्यान रखने के लिए लिब को यहाँ रखा गया है। उस लड़की का स्वभाव बिल्कुल शांत ठहरा हुआ मालूम पड़ रहा था, उसकी उम्र के बच्चों से बिल्कुल अलग। लिब ने ये बात भी साफ कर दी कि वो यहाँ उस पर सिर्फ नज़र रखने के लिए है, न कि उसे खाने से रोकने के लिए। एना ने बताया वो स्वर्ग से है, उसे खाने की ज़रूरत नहीं, वो प्रार्थना कर अपना पेट भर लेती है। उसकी बातें लिब की समझ से बाहर थी। शाम जब सब डिनर पर बैठे थे, तभी लिब की नज़र दीवार पर लगी फैमिली फ़ोटो पर पड़ी, जिसमें 4 लोग थे। उनका बड़ा बेटा जो यहाँ नहीं है। उसकी माँ ने बताया एक बीमारी में उसकी मौत हो गई। उनके पूछने पर लिब ने बताया कि वो एक विधवा है, 6 महीने बाद ही उसका पति गुजर गया। शाम उसने कमरे में देखा, एना दोनों आंखें बंद कर प्रार्थना कर रही है। वो दिन में कई बार प्रार्थना करती, पर यह सब 4 महीने पहले ही शुरू हुआ। उसके पहले शायद उसका बर्ताव भी बाकी बच्चों की तरह ही था।
अब शाम से नन की ड्यूटी लगेगी। शाम वो उस जगह गई जहाँ वो शराब खाने में रुकी थी। वहाँ उसने सीन से बताया कि ऐना को छुपके से खाना खिलाया जा रहा है। लिब काफ़ी गुस्से में थी कि ऐसे बेतुके काम के लिए कैसे कोई एक प्रोफेशनल नर्स को बुला सकता है। सीन ने कहा, सिर्फ तुम्हें 2 हफ्ते तक नज़र रखना है, जिसके तुम्हें अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बस उसे साबित करना होगा कि ऐना के परिवार वाले मिलकर ये ढोंग कर रहे हैं। साबित करने के बाद वो इंग्लैंड वापस जा सकती है। लिब करना तो नहीं चाहती, पर इतनी दूर वापस लौटना भी ठीक नहीं। सिर्फ 2 हफ्तों की बात और है। वैसे भी इस काम में इतना दिमाग लगाकर कोई फ़ायदा नहीं। रातों में लिब को नींद भी नहीं आती। काफ़ी वक्त से वो अकेली थी। उसने अपनी 20 दिन की बच्ची को भी खो दिया था। इसका असर हमें साफ दिखाई देता है। इसलिए रात में सोने के लिए वो एक ओपियम नामक अल्कोहल ड्रग यूज़ करती थी। दूसरे दिन लिब उनके घर में फैमिली फ़ोटो को ध्यान से देख रही थी, जिसमें उनका बड़ा बेटा एक बीमारी में गुजर गया। कुछ सस्पिशियस सा था जो उसे दिखाई नहीं दे रहा। सीधी साफ चीज़ उलझी हुई नज़र आ रही थी। यहाँ लिब ने ऑब्ज़र्व किया कि उसकी माँ का स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा है और ऐना बिल्कुल अपनी माँ से विपरीत। आज वो ऐना को अपने साथ बाहर ले आई। शायद ऐना उसे कोई राज बता दे जो वो घर में नहीं बता सकती, पर वो अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार थी। वहाँ से आने के बाद लिब ने ऐना के पूरे कमरे की तलाशी ली कि कहीं उसने कुछ छिपा कर न रखा हो जो वो रोज़ छिप छिप कर खाती है, पर उसे कुछ नहीं मिला। यहाँ रिपोर्टर्स आए थे। लोगों को देखकर यकीन नहीं होता कि ऐना ने 4 महीने से कुछ नहीं खाया। आज घर पर डॉक्टर लिब से मिलने आया। उसने बताया कि ऐना शायद किसी चीज़ से ताकत बटोर रही है जिसका हमें पता ना हो। लिब ने कहा, ऐना से मिलने रोज़ कई लोग आते हैं, इसलिए इसका पता लगाना मुश्किल है। विजिटर का आना जाना बंद करवाना होगा। उसी दिन लिब से मिलने एक पत्रकार आया। उसका नाम विलियम है। वो लंदन से था। हालांकि वो यहीं का रहने वाला है, पर काफ़ी वक्त पहले वो इस विलेज को छोड़कर चला गया था। उसने ऐना से मिलने की इच्छा जताई, पर लिब ने साफ मना कर दिया। विलियम का मानना था कि ऐना और उसका परिवार मिलकर झूठ बोल रहा है। अगर उसे ऐना से मिलने का मौका मिला तो वो सब कुछ उससे उगलवा लेगा। लिब के पूछने पर उसकी आंट किटी ने बताया कि ऐना ने आखिरी बार पानी और आटा खाया था। दिन बीत रहे थे, पर अभी तक लिब के हाथ कोई सबूत नहीं लगा कि ऐना बिना खाए कैसे ज़िंदा है। रात लिब अपनी शिफ्ट चेंज करने आई। आज उसने देखा कि रात उसकी माँ सोने से पहले ऐना के होठों को कई बार गुड नाइट किस करती है। यहाँ लिब को शक हुआ। उसने इस बारे में नन से कहा, पर नन ने सुनने से इनकार कर दिया क्योंकि कमेटी ने दोनों को एक दूसरे से बात करने के लिए मना किया है। सुबह फिर वो अपने घर आ गई। शाम जब वो वापस गई तो उसने देखा उसकी माँ फिर से उसे किस कर रही है। यहाँ लिब का शक अब यकीन में बदल गया। यहाँ बातों में लिब को पता चला कि ऐना और उसके भाई के बीच ज़रूर कोई राज है, क्योंकि ऐना हमेशा प्रार्थना इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने भाई को नर्क जाने से बचाना है। विलियम अब भी उसी विलेज में रुका था। वो लंदन लौट कर नहीं गया। वो अपनी कंपनी को झूठी रिपोर्ट बनाकर भेज देता है क्योंकि अब तक उसे ऐना से मिलने नहीं मिला। शाम वो फिर ऐना की देखभाल करने आई। पूरा परिवार उसके कमरे में बैठा था। लिब ने सोच लिया इस तरह से तो सच का पता नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने उसके माँ बाप का कमरे में आना बंद करवा दिया। सिर्फ लिब और नन के अलावा उस कमरे में कोई नहीं आएगा, क्योंकि उसकी माँ पर लिब को पहले से ही शक है। दूसरे दिन ऐना से मिलने विलियम फिर आया। उसने बताया कि उस लड़की को किसी तरकीब से खिलाया जा रहा है। लिब ने इसमें सफाई दी कि वो लड़की मासूम है, इसमें उसके परिवार का दोष है। विलियम ने उसे ऐना से मिलवाने को कहा। वो 10 मिनट में उससे सारी सच्चाई निकलवा लेगा। अब लिब ने भी उसके परिवार का मिलना बंद कर दिया, पर ऐसा करने से लड़की के हेल्थ पर असर होगा, यहाँ तक कि वो मर सकती है। लिब को लगता है शायद इसी तरीके से वो सच को साबित कर सकती है। विलियम ने बताया अगर उसके परिवार ने सच कबूल कर लिया तो चर्च की तरफ से उन्हें सजा दिया जाएगा। उन्हें कम्युनिटी और विलेज से बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए वो सच कभी कन्फेस नहीं करेंगे। ऐना के घर कमेटी का एक मेंबर आया। उसे ऐना की माँ ने बुलाया था क्योंकि उन्हें अपनी बेटी से मिलने से मना कर दिया गया था, पर लिब को ये ठीक लगा क्योंकि ऐसा करने से सच जल्दी बाहर आएगा। लिब ने कहा अगर उसे अपना काम अपने ढंग से करने दिया जाए तो अच्छा होगा। फादर उसकी बात मान गया। यहाँ लिब ने देखा ऐना का एक दांत टूट गया था।
शायद अब उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। शाम वो विलियम से मिली। अब एना और विलियम एक दूसरे के करीब आने लगे थे। दूसरे दिन जब वो एना को बाहर लेकर गई तो उसने वहाँ विलियम को मिलने के लिए बुलाया। शायद इसी बहाने विलियम एना से पूछताछ भी कर लेगा, पर वहाँ उसने कोई सवाल नहीं किया। शायद एना की मासूमियत देख वो कुछ न कह सका, और सच तो उन्हें भी पता था। जब से उसने एना का मिलना उसके माता पिता से बंद किया है, उसने ऑब्ज़र्व किया कि एना की तबीयत बिगड़ती जा रही है। लिव उसकी माँ के पास गई। उसने कहा कि एना की तबीयत बिगड़ रही है, आप चर्च को सब बता दीजिए कि सच क्या है। पर उसकी माँ अपनी ज़िद पर थी। उसका पिता भी इसमें कुछ नहीं करता, क्योंकि एना ने उसे कसम दी है कि वो उसे खाना खाने को कभी नहीं कहेगा। वो डॉक्टर के पास गई और एना की तबीयत के बारे में बताया, पर डॉक्टर को लगता है एना का ऐसा कर पाना कोई विज्ञान है। लिव उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि एना मर सकती है। डॉक्टर उस पर गुस्सा हो गया कि उसे सिर्फ नज़र रखने के पैसे दिए गए हैं, न कि उसकी चिंता करने के। लिव वहाँ से चली गई। एना की बिगड़ती तबीयत देख उससे रहा नहीं गया। लिव ने उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश की। एना को रोता देख उसने खिलाना रोक दिया। लिव खुद टूट गई कि ऐसी क्या मजबूरी है जो वो ऐसा कर रही है। दूसरे दिन लिव और विलियम बाहर थे, साथ एना भी थी। विलियम ने बताया उसने अपना आर्टिकल लंदन भेज दिया है। उसमें उसने साफ लिखा है कि एना के मौत के ज़िम्मेदार सिर्फ कमेटी और उसके माता पिता होंगे। उसने लिव को कमेटी से बात करने को कहा, वरना इस तरह एना मर जाएगी। हम देखते हैं एना बेहोश हो गई। उसकी तबीयत और बिगड़ रही थी। वो किसी तरह उसे लेकर घर आई। उसकी माँ ने भी एक बात ठान ली थी कि वो सच को कन्फेस नहीं करेंगे, इसमें एना की जान ही क्यों न चली जाए। यहाँ दूसरे दिन लिव ने एना से बता दिया कि तुम्हारी माँ तुम्हें खाना चबाकर अपने मुंह से खिलाती थी जब वो किस करने आती थी, पर एना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। अगर वो कमेटी के सामने इस बात को कन्फेस कर दे तो सारे मसले यहीं ख़त्म हो जाएंगे। एना रोने लगी। यहाँ हमें पता चला कि एना का बड़ा भाई उसका रेप करता था जब वो 9 साल की थी, पर कुछ दिनों बाद वो किसी बीमारी से मर गया। एना की माँ उसे ही इस बात का जिम्मेदार मानती है, इसलिए वो फास्टिंग कर रही है ताकि उसका भाई नर्क में नहीं स्वर्ग में जाए। ये बात सुन लिव को काफ़ी दुख हुआ, क्योंकि वो सिर्फ 9 साल की थी उस वक्त। लिव ने इस बात को विलियम से जाकर बताया। दूसरे दिन वो कमेटी के पास गई। उसने बताया लड़की की तबीयत बिगड़ रही है, पर इस बात में कमेटी को कोई दिलचस्पी नहीं। उन्हें बस इस बात की रिपोर्ट चाहिए थी एना खाती है या नहीं। यहाँ उसने बताया कि एना की माँ उसे मुंह में खाना छिपाकर किस के बहाने खिला देती थी, पर जब से उसने उसकी माँ से मिलना बंद किया तब से उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। पर कमेटी को उसकी बात पर यकीन नहीं। जब उन्होंने नन से यही बात पूछी तो उसने मना कर दिया, क्योंकि वो धार्मिक थी तो उसे ये कोई चमत्कार सा लगता है। वहाँ किसी को भी लिव की बात पर यकीन नहीं, इसलिए वहाँ एना को बुलाया गया, पर उसने भी इस बात को झूठा ठहरा दिया। ये देख लिव को काफ़ी दुख हुआ। उन्होंने कहा 2 हफ्ते पूरे होने में 2 दिन और है, तब तक लिव को उस पर नज़र रखनी होगी। पर लिव के चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। शायद 2 दिनों में एना मर जाएगी। अब उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो उसे कैसे बचाए। रात उसने उसकी माँ से रिक्वेस्ट की वो पहले की तरह एना को सुबह शाम किस किया करे, क्योंकि उसे बचाने का यही एक रास्ता था। पर उसकी माँ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लिव को दुख हुआ कि ये कैसी माँ है जिसे अपनी बेटी की ज़रा भी फिक्र नहीं। शायद अब इसका हल उसे निकालना होगा। वक्त कम है। उसने विलियम के साथ मिलकर एक रेस्क्यू प्लान बनाया। उसने सूरज डूबने पर उसे कूटी वेल के पास आने को कहा। विलियम उसकी बात मान गया। शायद उनके पास ये आखिरी मौका था। 2 दिनों में सब खत्म हो जाएगा। अगर वो साथ नहीं भी आएगा तो वो बस उन्हें डबलिन तक पहुंचा दे। पर विलियम उसका साथ देने को मान गया। काम में काफ़ी खतरा था। अगर वो पकड़े गए तो उन पर किडनैपिंग के चार्जेस लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। दूसरे दिन उसने मौका देखा। उसका परिवार चर्च गया था। वो एना को उठाकर कूटी वेल के पास लेकर आई। उसने एना से आंखें बंद करने को कहा, क्योंकि यहाँ एना मर जाएगी और एक नई लड़की का जन्म होगा जिसका नाम नेन है। जब एना ने आंखें खोली तो उसने उसे एक निवाला खिलाया, जिससे उसका शरीर थोड़ा एक्टिव हो जाए। उसके बाद विलियम एना को घोड़े पर लेकर वहाँ से डबलिन के लिए निकल गया। लिव वापस उसके घर आई। उसने उसके घर को आग लगा दिया ताकि वो साबित कर सके कि एना आग में जलकर मर गई।
साथ ही उसने अपने दोनों हाथ में आग लगा लिया ताकि कमेटी को बताने में आसानी हो कि ये आग एक हादसा था। दूसरे दिन वो कमेटी के सामने आई और अपनी अब तक की रिपोर्ट पेश की, पर उससे कुछ साबित नहीं होता। उसने ये बताया कि आग लगने से पहले ही ऐना मर गई थी। घर में आग लालटेन के गिरने से लगी। कमेटी ने कहा कि घर में ऐना की बॉडी भी नहीं मिली, यहाँ तक कि उसका राख नहीं। इसलिए उन्होंने लिब को पैसे देने से इनकार कर दिया। रात लिब से मिलने वहाँ नन आई। उसने बताया आज जब वो चर्च से निकली तो उसने ऐना को घोड़े पर एक शख्स के पीछे बैठे देखा। शायद वो कोई फरिश्ता था। उसे पता चल चुका था कि लिब ने ऐना को कहीं भेज दिया है, पर उसने लिब से प्रॉमिस करवाया कि ऐना को उसने किसी अच्छी जगह पर भेजा होगा। ठीक होते ही लिब डबलिन के लिए निकल गई। वहाँ वो विलियम और ऐना से मिली। अब उसके हेल्थ में काफ़ी सुधार आ गया था। उन तीनों ने एक परिवार की तरह फ़ोटो क्लिक करवाया और उसके बाद वो साथ में सिडनी निकल गए। कहानी इसी के साथ ख़त्म हो गई। दोस्तों, फास्टिंग गर्ल असल दुनिया में भी मौजूद है। ऐसे कई किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कई यंग लड़कियों ने क्लेम किया है कि उन्होंने बिना खाए हफ्तों तक सरवाइव किया है और इसमें उनकी मदद कोई हायर पावर कर रही थी। ऐसा ही एक विचित्र केस इतिहास में दर्ज है जिसने काफ़ी पब्लिसिटी बटोरी, सारा जैकब, जिस केस ने सभी को दंग कर दिया। सारा का नाम पहली बार 1869 में सामने आया जब उसने दावा किया कि उसने 10 साल की उम्र के बाद से कुछ नहीं खाया। अब उसकी उम्र 12 साल थी। अब उसे देखने लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोगों ने उसे फास्टिंग गर्ल का नाम दे दिया। लोगों की अंधश्रद्धा उससे जुड़ने लगी। रोज़ कई लोग उसे देखने आते। काफ़ी गिफ्ट्स और डोनेशन उसे मिलने लगे क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। पर डॉक्टर्स को इस बात पर काफ़ी संदेह हुआ। उन्होंने इस पर जांच बिठाने का सोचा, पर इसकी इजाज़त उसके माता पिता ने नहीं दी। पर कुछ दिनों बाद वो मान गए। सारा को एक हॉस्पिटल में नर्सेस के बीच कड़ी निगरानी में रखा गया, जहां उसके हर एक मोमेंट पर नज़र रखी जा रही थी। करीब 2 हफ्तों बाद उसमें स्टारवेशन के साइन साफ नज़र आने लगे। इससे ये बात साफ हो गई कि वो सब झूठ कह रहे थे। उसके माता पिता को कहा गया कि सारा को यहाँ से ले जाए, पर उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो झूठे साबित नहीं होना चाहते थे। कुछ दिनों बाद ही सारा ने भूख से दम तोड़ दिया। यहाँ पता चला कि वो घर पर किसी तरह वो कम मात्रा में खाना खा लेती थी। बेटी को मारने के लिए उसके माता पिता को आजीवन कारावास दे दिया गया। ऐसा ही एक केस 1848 में सामने आया, मॉली फैंचर का, जिसने दावा किया कि उसने 7 हफ्तों से कुछ नहीं खाया, पर 1870 में ये केस भी फर्जी निकला। आप विकिपीडिया पर फास्टिंग गर्ल सारा जैकब सर्च कर सकते हो। ऐसे तमाम केस आपको शायद मिल जाए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।